नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल में पुरुष के साथ महिला चोरों का आतंक। अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार पुनः सुर्खियों पर, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किया हंगामा। कविता पांडे ने की पत्रकार वार्ता। किसान पर्व कार्यक्रम आयोजित करने की दी जानकारी और लोकायुक्त में फंसे सरपंच ने दी सफाई। खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। पुरुष चोरों के साथ साथ अब महिला चोर भी सक्रिय हैं। यदि आप उपचार हेतु खुद या अपने परिजनों को संजय गांधी अस्पताल ले जा रहे हैं तो पूरी सतर्कता व नेत्रों को हर दिशा में सक्रिय करके जाने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। आपको बताना चाहेंगे, संजय गांधी अस्पताल में अभी तक पुरुष चोर ही सक्रिय थे, लेकिन अब महिला चोरनियां भी सक्रिय हो चुकी है। एक ऐसा ही नज़ारा आज ओपीडी में देखा गया, जहां एक महिला चोर मुंह में मास्क लगाकर दूसरी महिला का सामान चुराने की फिराक में थी। सामान उठाते ही संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ महिला गार्ड की नज़र पड़ गई तो उसे पकड़ लिया, जो कि पकड़ जाने के बाद अस्पताल परिसर में दिखाने की बात कहने लगी। लेकिन चोर महिला के पास जब ओपीडी की पर्ची दिखाने की बात कही गई तो उसके पास पर्ची नहीं थी। क्या नाम है आपका? कौन है ये लेडी? पता नहीं, चोर है। वहाँ पे लेडीज कैसे पर्स खोल रही थी, फिर वहाँ से भगाए, वहाँ मेडिसिन में लाइन में लगे, वहाँ भी तो भगाए। उनको 3 बार भगाए हैं। क्या नाम है आपका? इतनी डी है साली, हमसे करती है। कहाँ क्या करने आई हुई यहाँ? इसमें डेट देखिए ना, कितने दिन का है पर्ची। ये दवाई करवानी, इस तरह ये पर्ची कटाई हुई है। हाँ, गिर गया। कितना झूठ बोलती है। इस तरह पर्ची कटवाई है, झूठ बोल रही है। उसको पकड़िए, पकड़िए मैडम। अपनी निष्क्रिय कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार फिर नए कारनामे को लेकर सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटेही स्थित अग्रवाल नर्सिंग होम की, जो कि विवादों व कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज फिर से अग्रवाल नर्सिंग होम में घंटों हंगामे की स्थिति निर्मित देखी गई, जहां परिजनों को गंभीर आरोप प्रबंधन पर लगाते देखा गया। बीते माह प्रशांत सिंह नामक युवक द्वारा डिलीवरी डेट आ जाने के चलते अस्पताल नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था। इसके पूर्व भी प्रेगनेंसी के दौरान हर 15 दिन में डॉक्टर निशा अग्रवाल द्वारा जांच कर उचित सलाह दी जाती रही है। डिलीवरी पीरियड में के पहले पेशेंट विद्या सिंह व उनके पति द्वारा डिलीवरी उचित स्थान पर करवाने की सलाह लेने पर अपने नर्सिंग होम को सुरक्षित व सर्व सुविधा युक्त बताते हुए उपयुक्त बताया था। जब महिला को एडमिट किया गया तो हर सुविधा होने की बात कही गई थी। महिला ने रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी जानकारी परिजनों को वहीं दी गई। लगभग 3 घंटे तक सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही गई, जहां किसी को भी आने जाने से मना किया गया था। 3 घंटे बाद अचानक निशा अग्रवाल ने कहा कि आपकी पत्नी की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पति पत्नी को लेकर जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी 1 घंटे ही पहले मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। शव को घर ले जाकर हिंदू समाज में मौत के बाद होने वाले सारे कार्यक्रमों को पूरा किया। लगभग 15 दिन बाद पीएम रिपोर्ट लेने गया तो उसमें सामने आया कि रक्तस्राव ज़्यादा हो जाने के कारण महिला की मौत हुई है, जिसके बाद परिजन भड़क उठे और डॉक्टर निशा अग्रवाल के पास जाकर बताया कि रक्तस्राव के कारण विद्या की मौत हो गई है, जबकि आपके द्वारा एडमिट होने पर पहले पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध होने की बात कही गई थी। इस मौत के लिए परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक को जिम्मेदार ठहराया और नर्सिंग होम में जो डिलीवरी के दौरान ट्रीटमेंट किया गया था उसके दस्तावेजों की मांग की गई। लेकिन नर्सिंग होम द्वारा आजकल करके कई दिनों से टाला जा रहा था, जिससे आक्रोशित होकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे मृतका के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही डॉक्टर ने ही हत्यारा है के नारे लगाने लगे। इसके अलावा दस्तावेज न देने की दशा में उग्र आंदोलन व नर्सिंग होम बंद करवाने की धमकी देते देखे गए। लगभग 1 घंटे बाद विश्वविद्यालय पुलिस बल नर्सिंग होम पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी एवं पीड़ित प्रशांत सिंह से चर्चा की। विद्या सिंह की मृत्यु हुई थी, डिलीवरी यहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी जांच जो कि साल से 9 कर रहे हैं।
अभी 4 महीने भटक रहे हैं, इनको बेचारा लेकर आ जाना क्यों? जरा मंगा लिए जाएंगे। अभी क्या स्थिति, अभी क्यों लोग रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं? रिकॉर्ड अगर लिखित में मांगे तो देंगे, अगर उनके पास जा रहे हैं अब इसका यार भी दर्ज नहीं कराया। यहाँ पे हमारी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था जब से वो प्रेग्नेंट थी। रेगुलर 15 दिन में हम यहाँ पे आते थे और दिखाते थे इनको। इन्होंने जब यहाँ पे एडमिट किया या जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो इन्होंने बोला हमारे पास वो सभी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम आपको सुरक्षित डिलीवरी करा सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीवरी के लिए बताए हुए डेट पे आए, इन्होंने हमसे एडवांस फीस जमा करवाई, इन्होंने रिसीप्ट बकाया दे दी। इसके बाद करीब 1:44 पे बेबी हुआ और इन्होंने 3:30 बजे तक हमको कुछ नहीं बताया। इसके बाद ये अचानक हमारे पास आते और बोलते हैं आप इनको GMH लेके जाओ, इनको ब्लड की ज़रूरत थी। हम वहाँ से तुरंत सुनते हैं और उनको लेके जाते हैं। हमारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे 5 दिन तक पड़े हुए थे, उस रिकॉर्ड के इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। हमें रिकॉर्ड देने को मना कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से आ रहे हैं इनके पास। इन्होंने जब हम यहाँ पे ले जाना उसको एडमिट कराने के लिए यहाँ से जब लेके हम गए तो इनके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। एक यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, खराब एम्बुलेंस थी, उसमें लादे 15 मिनट हमारा टाइम वहाँ पे लॉस हुआ। इसके बाद बोलो वो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम अपनी गाड़ी में उनको लाद के वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर हम हॉस्पिटल के जैसे वार्ड में लेके गए, बहुत डॉक्टर वहाँ पे मैडम वगैरह थी, उन्होंने बोला कि ये तो मृत हो चुकी है। 1 घंटे पहले उसकी मृत हो चुकी है और 12 मिनट में हम लोग पहुँचे, मृत हो चुकी है। इसके बाद मुझे तो होश नहीं था कि हमें क्या करना है। हम लोग घर चले गए। 5-6 दिन तक हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, मैं अपनी बहन को भेजा वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आओ। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट निशा अग्रवाल जो फाइल्स थी, जो रिसीप्ट थी, जो हमने फीस जमा की थी, का एक भी रिकॉर्ड नहीं। इस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। देन मतलब हम लोगों ने पैसे भी जमा किए, पैसे का भी कोई रसीद इन्होंने हमें नहीं दिया और तब से लेके आज तक ये। मैं बस इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया? इन्होंने हमको तो बर्बाद कर ही दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने उस पर साफ PM रिपोर्ट में आया कि SAR पेज लगा हुआ है जिसमें ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। उसको प्रिकॉर करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, 1 यूनिट भी ब्लड की भी सुविधा हमें बताया तक नहीं, छुपा के रखा। इन्होंने ब्लड पोंछते रहे जब ब्लड आता रहा और लास्ट में इन्होंने बोला कि आप दे दो, इनको आप लेके जाइए यहाँ से। मतलब कोई सुविधा नहीं दी, कोई इनके पास ऑक्सीजन नहीं, इनके ऑक्सीजन तक मुझे नहीं दिया। मैं अपनी गाड़ी में लाद के इनके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं थी। मतलब पूरी तरह से लापरवाही बरती उन्होंने। पुलिस में शिकायत, इसके बाद मैंने फ़ोन से जनरली पुलिस के पास जाया और उनसे बोला कि आप ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि PM रिपोर्ट आ जाए। इसके बाद उन्होंने विसरा आया जो होगा उसके आधार पे हम करेंगे। हम जब हमारे पास वो आया, हम दौड़ना शुरू किया। उन्होंने बोला आप रिकॉर्ड ले लीजिए। जब इनके पास रिकॉर्ड लेने आते हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं देते हैं हमको। रिकॉर्ड जब इनसे मिलने आते हैं तो देखो ये भाग गए, ये जवाब नहीं आते। एटलीस्ट मैं इतना चाहता हूँ बैठ के बताएं तो कि हमसे क्या गलती हुई है। और मेडिकल मैं कहीं केस भी करना चाहूँ तो मैं किस आधार पर करूँ? मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए, बस मैं इतना बोलना। स्टाफ ये नहीं था, उसको कोई लाभ मैं उसको गोदी में उठाया हूँ, आपको स्टेशन में रखा हूँ, सीढ़ी उतरवाने वाला कोई नहीं था। इनके पास एक एम्बुलेंस पड़ी हुई थी, मैंने वो एम्बुलेंस में पहले ड्राइवर इनके पास नहीं था, पता नहीं कौन यहाँ पे लैब चलाने वाला था, वो आया वहाँ पे बैठा, बोला इसमें बैग क्या नहीं लगता। मैंने बोला 15 मिनट मेरा टाइम। आपको पैसे चाहिए? देखिए शुक्ला जी देखिए, आप धमकी दे रहे हैं सर, ये देखिए धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा। आप उधर देख के बोलिए, अभी आगे क्या बोला? जिधर भी कहिए उधर भी बोलने को तैयार, जहाँ भी बोलने कहिए वहाँ बोलने को तैयार हूँ। रसीद प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो यहाँ उग्र आंदोलन होगा और ये हॉस्पिटल बंद होकर रहेगा। और मैं आप सभी जो भी पेशेंट आते हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे हत्यारे डॉक्टरों के पास अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल न कराएं। महिला कांग्रेस कार्यवाहक कविता पांडे द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि अवसर पर किसान पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शोषित, वंचित, मजदूर, नौजवान एवं किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि 11 मार्च को पद्मधार पार्क में मनाई जाएगी। कांग्रेसियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि द्वितीय पुण्यतिथि स्मरण को किसान पर्व के रूप में मनाएंगे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन पद्मधार पार्क में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये जानकारी कविता पांडे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत लगभग 3.5 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत है, सड़क पर बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा किसानों का स्वर्गारोहण हो चुका है, लेकिन ये निर्मम और निष्ठुर सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विगत वर्ष चोर दरवाजे से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों का कृषि काला कानून के नाम से 3 कानून ये लेकर आए, जैसा कि आप जानते हैं, अध्यादेश जिसके तहत MSP लगभग समाप्त है। ये कहते जरूर है सामने सामना कि MSP जरूर मिलेगी, लेकिन
अभी जितना भी अनाज इस मौसम में बिका है वह न्यूनतम समर्थन जो प्राइस है MSP के नीचे से गया है और उसके कारण किसान बहुत बुरी तरह आहत है। पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं। रीवा में भी करैया मंडी में लगातार किसान विगत 3 महीने से सड़कों पर इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। दिल्ली की मैं बात करूं, मैं खुद दिसंबर में जो आंदोलन चल रहा है उसको देखने गई थी, किसानों का समर्थन करने गई और किसानों की पीड़ा को पास से महसूस करने में गई थी। मैंने देखा कि पूस की ठंडी में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो बैठे हुए थे किसान, और एक एक करके उनके बीच से उनके मित्रों की साथियों की लाशें निकल रही थी, लेकिन उनको तब भी वो डगमगाए नहीं। वो हमारे अन्नदाता हैं, आज उनके कारण हमारे शरीर में खून है, प्राण है और हम जीवित से भी हैं। उन्हीं किसानों को समर्पित आपका 11 मार्च है। 11 मार्च अचानक आपके लाडले नेता का सुबह सुबह स्वर्गारोहण हो गया था। रीवा जिले की जनता शॉक्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने संत भारतीय राजनीति में सोनालाल तिवारी जी जैसे बहुत विरले नेता होते हैं जो स्पष्टवादी होते हैं, सच बोलते हैं, भले ही उस सच के कारण उनका नुकसान हो जाए। लोकायुक्त कार्रवाई में फंसे दुआरी सरपंच ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सफाई दी है। 2 दिन पूर्व लोकायुक्त पुलिस द्वारा गुलाब पांडे सहित अन्य लोगों की शिकायत पर दुआरी सरपंच को 50,000 रुपये नकद राशि की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसको लेकर दुआरी सरपंच ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपनी सफाई दी है। आप खुद सुनिए क्या कहा दुआरी सरपंच ने पत्रकार वार्ता के दौरान। बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परसों दिनांक 8/3/2021 को लोकायुक्त की कार्रवाई में मुझे 50,000 रुपये घूस लेना बताया गया है, जबकि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम पंचायत दुआरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया हूँ। उस निर्माण के पीछे गुलाब पांडे जी का मकान बना हुआ है। गुलाब पांडे जी शौचालय निर्माण के बाद से कई बार हमारे पास आते थे और ये बोलते थे ये हट जाए, ये कैसे हटे, मेरी ज़मीन कीमती है। तो हम उनको यही बोले कि ये शासन की राशि इसमें लगी हुई है, ये हटने वाला नहीं है जब तक इसमें कोई उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त नहीं होते। उसके बाद ये दुआरी के अनिल मिश्रा और महेंद्र पांडे जी लोग माननीय पूर्व मंत्री विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ल जी के पास अमहिया पहुँचे। माननीय विधायक जी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक जी द्वारा यह बताया गया कि इस स्थान को में ये रोड जो रेलवे को आने वाली है उसके ये बीच में फंस रही है, तो इसको हटवाना जरूरी हो गया है। नहीं, वो ये अंधा मोड़ है, रोड सकरी हो रही है। उसके बाद कलेक्टर महोदय के साथ एक मीटिंग थी राजनिवास में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और ये सानु द्विवेदी भी साथ में गए हुए थे। जब हम लोग पहुंचे तो कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि ये रोड में आ गई है, ये गलत बन गई है। तो मंत्री जी ने कहा कि बनी अच्छी है, लेकिन इसको दूसरी जगह विस्थापित कैसे किया जाए, ये कौन सा नियम है। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि यदि उसी ग्राम पंचायत की जनता उक्त स्थान में बने शौचालय के बराबर की राशि अपने से एकत्रित कर अन्यंत्र स्थान पर कोई दूसरा शौचालय का निर्माण करा दे, तब इसको यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है। उसके बाद ये बात रही आई, कोई इसमें पैरवी नहीं किया। फिर एक दिन फिर विधायक जी माननीय जिला पंचायत सीओ साहब के साथ गए और वहाँ ये निर्णय हुआ कि जब यहाँ की जनता इसको नहीं विस्थापित कराना चाहती है तो अब इसको थोड़ा सा काट छांट करके और हल्का सा रोड भी निकल जाए, इसको यहीं पे स्थापित रहने दिया जाए। जब वो वहाँ से चले आए उस समय अनिल मिश्रा भी जी थे, महेंद्र पांडे भी थे, गुलाब पांडे भी जी थे और 100-200 ग्राम पंचायत की जनता वहाँ उपस्थित थी। उसके बाद जन चर्चाएँ चालू हो गई, ये कैसा हटाया जाए, कैसे हटे। तब फिर लोगों ने कहा कि इसमें इसकी राशि कहाँ से आए। अब गुलाब पांडे जी लगातार कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं 20 लोगों के साथ, कहीं 10 लोगों के साथ, कहीं हमारे पास इन 10 लोगों को लेके जाते थे कि इसमें जो राशि लगी है उसकी आधी राशि मैं दे सकता हूं, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा आधी राशि पर ये नहीं हटेगा जब तक इसकी पूर्ण राशि, चाहे आप इसको बनवा दीजिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको अपने से नहीं गिरा सकते। ये हटेगी तभी जब ये बन जाएगी।
पर इसके लिए आपको अब 2-3 महीना इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाकी गांव की जनता से पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, उतने में चुनाव आ जाएगा। हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव के समय इसके गलत असर जाते हैं। तो वो व्यक्ति हमसे बोला कि नहीं, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा कि ये चुनाव बाद ही हटेगा। ये बात उनके वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आई है माननीय लोकायुक्त जी की। और उसके बाद उनका हमारा 25 साल पुराना संबंध था। वो आदमी हमारा ट्रैक्टर ले जाता था, पानी का टैंकर ले जाता था, उनके घर का हमेशा हमारा आना जाना रहता था सभी भाइयों का। अब मैं अक्सर, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बताइए, मैं सरपंच हूँ ठीक है, पर क्या मैं उधार नहीं मांग सकता हूँ आपसे? हमारे नज़दीकी संबंध है। तो अगर मैं उधार पैसा मांग के अपना जीविकोपार्जन नहीं चला सकता तो फिर सरपंची से क्या करूंगा? फिर हम चोरी करने जाएं? इतनी बात थी। जब हमने उनसे कहा तो वो बोले ठीक है, अब 3 महीने बाद होगा, चलिए देखते हैं। फिर उनका आना जाना हमारे घर रहा आया। एक दिन हम चर्चा के दौरान, ये 4-5 लोग सब थे, हमने कहा कि हमारा क्रेडिट कार्ड पिछले वर्ष एक्सीडेंट होने के कारण रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो इसको रिन्यूअल कराना है। तो इन लोगों ने कहा कि करा लीजिए। तो हमने कहा कि इतने हमारे मित्र हैं, अगर ये रिन्यूअल तक के लिए उधार हमको दे दें, कोई 50,000, कोई 1 लाख। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को मनाया जाना है, जिसके चलते जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देवालयों में दिखेगा भक्तों का विशाल जन सैलाब। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने व पूजा अर्चना से मनवांछित फल देने वाला पर्व है। इस वर्ष ये पर्व और भी खास मनाया जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषों का मानना है कि 101 साल बाद महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्ध योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग इस बार बना है। इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा अर्चना बेहद कल्याणकारी होगी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ था। जिले में विभिन्न देवालयों में भक्तों का विशाल जनसमुदाय दिखने की उम्मीद है। वहीं शहरवासियों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के कारण कई बृहद कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी लगभग पूर्ण की जा चुकी है। 11 मार्च को सुबह 9:24 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं रात में 9:45 के बाद घनिष्ठा योग नक्षत्र होगा। नेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्वालिफाई परीक्षा में रीवा के एरा इंस्टीट्यूट के 45 छात्रों ने टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। रीवा के एरा इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत छात्रों द्वारा नेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्वालिफाई परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें एरा इंस्टीट्यूट के लगभग 45 छात्रों ने टॉपर लिस्ट में जगह बनाई है। ये जानकारी एरा इंस्टीट्यूट के संचालक द्वारा रीवा 24 संवाददाता अमित को दी गई। सर एक्चुअली एक एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है जेईई मेन, और इसके बाद एक होता है जेईई एडवांस। इन एग्ज़ाम्स की मदद से इंडिया की जो सबसे बेहतरीन कॉलेज होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स के बाद। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं, नीट और जेईई दोनों के लिए। नीट मेडिकल के लिए होता है, जेईई इंजीनियरिंग के लिए होता है। इनका हम तैयारी कराते हैं जेईई मेन का। उस एग्ज़ाम का रिजल्ट कल रात को आया, जिसमें कि करीब हमारे 70 बच्चे पेपर में बैठे थे, जिसमें से कि करीब 45 बच्चे हमारे जेईई मेन का कट ऑफ ईजिली क्वालिफाई कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर करीब 27 बच्चे हमारे 90 परसेंटाइल स्कोर से ऊपर हैं। सो मेनली सर इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका हमारा ये मुद्दा है, हम ये बताना चाहते हैं, खासकर जो रीवा बिंद क्षेत्र के हमारे लोग हैं, उनको ये पता चलना चाहिए
कि एक्चुअली रीवा में रहते हुए बिंद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक इंस्टीट्यूट से जिस इंस्टीट्यूट में कि मात्र IITian फैकल्टी हैं। मैं अपनी टीम से भी थोड़ा सा आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। ये सौम्या मैम है जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, IIT BHU से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, 2019 में इन्होंने पास आउट वहाँ से किया। उसके अलावा ये हैं देवराज सर जो कि ऑलरेडी IIT BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये है हमारे मनीष सर जो कि IIT BHU से BTech प्लस MTech दोनों इन्होंने किया हुआ है, ग्रेजुएट है यहाँ से, और ये भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। और हमारी बात रही तो हम IIT BHU से ही ग्रेजुएट हैं। आप लोगों ने सुपर 30 का नाम सुना होगा। सुपर 30 के मैं कानपुर सेंटर का स्टूडेंट था, एज वेल एज मैं सुपर 30 के वाराणसी सेंटर का फिजिक्स फैकल्टी भी था। जब मैं IIT BHU में पढ़ा रहा था उस टाइम से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये टीम बना करके हम लोगों ने रीवा को ऑब्जर्व किया था कि रीवा में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि इतना क्वालिटी दे पाए, या फिर हैं तो उस तरीके से बच्चों के साथ मेहनत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इसी वजह से ऐसा हुआ कि सर करेंटली हमारे पास ये जो बच्चे आपको पीछे बैठे दिख रहे हैं, इनमें से सर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि रीवा से नहीं बल्कि इंडिया के डिफरेंट कोने से आए हुए हैं। आसाम के बच्चे आए हुए हैं। आसाम का इसमें कौन कौन है? आसाम, ये देखिए सर, आसाम का एक बच्चा मिला। ऐसे उत्तर प्रदेश से कौन कौन है इसमें? खेल और युवक कल्याण विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका फाइनल 17 मार्च को होगा। खेल युवा एवं कल्याण विभाग द्वारा समर कैंप की शुरुआत की गई है, जिसके चलते पुरुष व महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस में जोर शोर से लगे हुए हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच 17 को आयोजित किया जाएगा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। संजय गांधी अस्पताल में पुरुष के साथ महिला चोरों का आतंक। अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार फिर पुनः सुर्खियों पर, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किया हंगामा। कविता पांडे ने की पत्रकार वार्ता। किसान पर्व कार्यक्रम आयोजित करने की दी जानकारी और लोकायुक्त में फंसे सरपंच ने दी सफाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।